Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 26th of January 2025. तो गाइज आज है तारीख 26 जनवरी 2025 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन कर लेना। लेक्चर के पीडीएफ और भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों सेशन में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आज के सेशन में थोड़ा और इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग करने वाले हैं, जैसे लास्ट संडे हम लोगों ने किया था। जैसा आप देख पाएंगे दोस्तों, अभी इस चैनल पे वीडियो अपलोडेड है जहाँ पे मैंने 11 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ में रहे हैं, उन करंट अफेयर से क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकते हैं, वो सब क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं, वो भी 19 ऑफ जनवरी को। आज दोस्तों यहाँ पे बाकी के जो दिन हैं यानी 20 जनवरी से 26 जनवरी तक जितना भी डिस्कशन रहा है, जो भी करंट अफेयर्स न्यूज़ में रहे हैं, वो सब यहाँ पे आज आपका रिविजन होने वाला है। और रिविजन बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से होगा। ऐसा नहीं है दोबारा से हर एक चीज़ रिवाइज करने बैठ जाएंगे तो उससे टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है। अब यहाँ पर रिविजन ऐसा होने वाला है जहाँ पे हम क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे। तो जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसको लेकर क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, देखना मुझे कितनी सारी चीज़ें याद हैं, कितनी चीज़ें याद नहीं हैं। इससे तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन लगाने की यहाँ पर हैबिट पड़ जाएगी, है ना। और ब्रेन जो है बेसिकली यहाँ पर उस चीज़ के प्रति काफ़ी ज़्यादा हैबिचुअल हो जाएगा। एग्जाम में जब जाएंगे तो दोस्तों आपको पता होगा कि यार मैं ये काम डेली कर रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन मैं रोज़ भी लगा रहा हूँ, वीकली भी लगा रहा हूँ, तो इससे ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो ऑनेस्टी के साथ में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। जो भी यहाँ पर 30-40 क्वेश्चंस होंगे उसका स्कोर अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना है दोस्तों। स्कोर लिखे बिना मत जाना, जो सही हुआ है ठीक है, जो गलत हुआ है उसको भी यहाँ पे मेंशन करना। करना क्या है, कैसे अटैम्प्ट करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं एक एक करके क्वेश्चन बताता चलूँगा, पहले आपको समझाऊँगा, उसके बारे में पढ़ाऊँगा, थोड़ा 3-4 सेकंड लेंगे, आप उसका आंसर लिख देना। कमेंट सेक्शन ओपन करके रखना, क्वेश्चन नंबर 1 डाल देना, आंसर फटाक से लिख देना, पता है तो। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उस दौरान भी आप पढ़ चुके हो, पता है आंसर तो लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करके इसका हाथों हाथ आंसर भी पढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद में आंसर कैसा आया वो समझा दूंगा, पढ़ाया कब था वो भी आपको बता दूंगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और ऐसे ऐसे करके यहाँ पे पूरा टेस्ट आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। याद रखना यही टेस्ट आप पेमेंट करके परचेज करने वाले हैं बाद में, जगह जगह से जितने भी यहाँ पर ये करंट अफेयर्स हैं उसी के आधार पर इसको तैयार किया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत होती है टेली सर्जरी से। याद है टेली सर्जरी के बारे में मैंने थंबनेल लगाया था, रोबोट से हार्ट सर्जरी की गई थी, याद आ रहा है ना। तो टेली सर्जरी को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है टेली सर्जरी यहाँ पे अलाउ करता है हमारे सर्जन्स को कि वो ऑपरेशन को रिमोटली बेसिस पे भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। रिमोटली बेसिस यानी कि वो दूर हैं, हाई स्पीड कनेक्शन डेटा और रोबोटिक्स को कनेक्ट करने के बाद में इससे ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट जो SSI मंत्रा है, ये पहला रोबोटिक सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में जिसको रेगुलेटरी अप्रूवल दिया गया ताकि वो इस प्रकार की टेली सर्जरी कर सके। डॉक्टर दूर से बैठकर भी यहाँ पर इन रोबोट का इस्तेमाल करके सर्जरी को अंजाम दे सकें। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि जो टेली सर्जरी है इसको केवल और केवल छोटे छोटे सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए ही परफॉर्म किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें टेक्निकल थोड़ा बहुत यहाँ पे लिमिटेशन होता है, इस वजह से बड़ी सर्जरी नहीं कर सकते। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, फटाफट बताओ। यहाँ पर नीचे आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर A 1 ओनली, ऑप्शन नंबर B 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर C 1 and 3 ओनली, या फिर ऑप्शन नंबर D तीनों के तीनों सही है। मैं मानता हूँ आपने कॉमेंट सेक्शन ओपन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जिसको पता है लिख दो। अब चलो मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको। सबसे पहला स्टेटमेंट देखो, क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे टेली सर्जरी एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे डॉक्टर्स दूर रहकर भी इस टेली सर्जरी से ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसा रिसेंटली अभी महाराष्ट्र में किया गया था। SSI मंत्र ये बिल्कुल याद रखना था, मैं आपको पहले ही बता चुका था, ये पहला रोबोटिक सिस्टम है जिसको इस प्रकार से अप्रूवल मिला है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट होने के बाद अगर आप तीसरे स्टेटमेंट को देखोगे तो यहाँ पे बोलता है टेली सर्जरी केवल और केवल माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए ही परफॉर्म किया जाता है। कहने का मतलब है जो छोटी छोटी सर्जरी हैं केवल उसके लिए ही यहाँ पे टेली सर्जरी का यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने तो स्टार्टिंग में ही आपको जब ये क्वेश्चन पढ़ाया था तो बोल दिया था कि टेली सर्जरी से हार्ट सर्जरी की गई है और हार्ट में भी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी को यहाँ पे दोस्तों किया गया था, याद है। तो ये छोटी मोटी सर्जरी के नहीं है, बड़ी सर्जरी को भी यहाँ पे परफॉर्म किया जा सकता है।
ठीक है, तो इस वजह से थर्ड वाला गलत है, फर्स्ट सेकंड सही है। तो फर्स्ट सेकंड सही है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, नीचे आपके आंसर ये प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरीके से सभी क्वेश्चन होने वाले हैं, अटेम्प्ट करना, मज़ा आएगा, आप चीज़ों को याद रख पाएंगे, अगर कितना चीज़ें याद है पता चल पाएगा, गलती हो रही है तो रिविजन हो पाएगा, सबसे बड़ी चीज़ यह है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर आते हैं। अगला क्वेश्चन स्नेक बाइट एंड वेनेमिंग को लेकर है, क्योंकि हम लोगों ने अभी थोड़े दिनों पहले पढ़ा था कि कर्नाटका के अंदर में किस तरीके से जो सांप के काटने के केसेस हैं वो लगातार इंक्रीज हुए हैं। तो स्नेक बाइट एंड वेनेमिंग को लेकर आपके पास में 3 पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं, बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो स्नेक बाइट एंड वेनेमिंग होता है इसको यहाँ पे हाई प्रायोरिटी नेग्लेक्टेड डिजीज के तौर पे भी हम देखते हैं, ये एक प्रकार की नेग्लेक्टेड डिजीज है, इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नेग्लेक्टेड डिजीज ट्रॉपिकल डिजीज के तौर पे देखा है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि स्नेक बाइट एंड वेनेमिंग ये केवल और केवल तब हो सकता है जब एक सांप काट ले, लेकिन ये तब भी हो सकता है जब एक सांप अपने जहर को किसी दूसरे इंसान के आंख में स्पिट कर दे, थूक दे या छिड़क दे, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि 4 बड़े सांप रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं भारत के अंदर सबसे ज़्यादा स्नेक बाइट केसेस के लिए, जिसमें इंडियन रॉक पाइथन भी है। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, बी 1 2 एंड 3 ओनली, सी 1 ओनली, या फिर यहाँ पे डी 1 2 एंड 3। तीनों के तीनों सही है, बताओ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा तैयार किया गया है कि एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरा टॉपिक भी आपका रेडी हो जाएगा, है ना, इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर में ध्यान दिया गया है। तो चलिए एनालाइज करते हैं, अगर आपको पता है तो आंसर लिख दीजिएगा। पहला, क्या स्नेक बाइट एंड वेनेमिंग को हाई प्रायोरिटी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में क्लासिफाई किया गया है? बिल्कुल, आपको पता है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज क्या होती है, इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, है ना, जिस पे प्रॉपर तरीके से कह सकते हैं कि अटेंशन नहीं दिया गया है, वहाँ पे प्रॉपर फंडिंग नहीं खर्ची जा रही है ना, ये बीमारी ऐसी है जिसको नज़रअंदाज कर दिया गया है। तो बिल्कुल ऐसा यहाँ पर इसको क्लासीफाई हम करते हैं, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, क्या ये जो सांप का जहर एक इंसान में केवल सांप के काटने से फैलता है? सांप के काटने के साथ साथ दोस्तों अगर सांप छिड़क दे, क्योंकि आपको इंडियन कोबरा के बारे में पढ़ा है, कोबरा क्या करता है, जहर को स्प्रेड करता है, एक इंसान को कह सकते हैं कि एक इंसान से बचने के लिए उसकी आंखों में यहाँ पर वो जहर को छिड़क देगा, जैसे ही उसके आंखों में पहुँचेगा तो ऑब्वियस सी बात है स्नेक बाइट एंड वेनेमिंग उसको भी होगा, उसकी जहर यहाँ पे बॉडी में पहुँच गया है। तो दूसरा भी यहाँ पर सही है। तीसरा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि 4 बड़े सांप, 4 ऐसे सांप जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा सांप के काटने के मरने की वजह से जो केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं, उसके पीछे के ये 4 सांप है दोस्तों, जिसमें इंडियन रॉक पाइथन तो नहीं है। ध्यान रखना, इसमें यहाँ पे बोला गया है कि इसमें इंडियन रॉक पाइथन भी है इन चारों में, नहीं, इंडियन रॉक पाइथन नहीं है। तो बाकी यहाँ पे वो 4 हैं कौन कौन से, आपको याद आ रहा होगा, मुझे याद है, मैंने पढ़ाया हुआ है कौन कौन से हैं। कॉमन क्रेट, इंडियन कोबरा, रसल वाइपर और 100 स्केल्ड वाइपर। ठीक है, ये 4 सांप आपको देखने को मिलेंगे। अब इसको भी याद करवाने के लिए मैंने इसी के आधार पे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिया है, ताकि आपका टॉपिक पूरा तैयार होता रहे, वो भी क्वेश्चन के फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर यही है, बताइए इन चारों में से वो कौन से 4 बड़े सांप हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं सबसे ज़्यादा स्नेक बाइट केसेस के लिए भारत में। तो ये चारों के नाम हैं, अभी चारों के नाम मैंने बताया, कॉमन क्रेट, इंडियन कोबरा, रसल वाइपर, 100 स्केल्ड वाइपर, ये चारों के चारों सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी आपका 1 2 3 एंड 4 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। ऊपर वाले का आंसर आपका 1 एंड 2 ओनली हो गया, क्योंकि पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भोपाल गैस डिजास्टर को लेकर है। पता है ना कितने सारे न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुए भोपाल गैस डिजास्टर का, जो भी यहाँ पर वेस्ट है, कचरा है, केमिकल वेस्ट है, उसको एक जगह पे पहुँचाया जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए, जिस वजह से ये न्यूज़ में आया। तो भोपाल गैस डिजास्टर को लेकर आपके पास में 3 स्टेटमेंट हैं, बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले, ये जो डिजास्टर है ये कैसे हुआ था? यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिथाइल आइसोसियानेट नाम की जो गैस है, ये भोपाल के अंदर पेस्टिसाइड प्लांट से लीक हुई थी, उसकी वजह से ये डिजास्टर हुआ। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि प्राइमरी कारण क्या था, यानी कि जो ये गैस लीक हुई है उसके पीछे का रीज़न ये था, एक उस प्लांट के ऊपर में टेररिस्ट अटैक हुआ था, इस वजह से यहाँ पर ये गैस लीक हुई। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि लगभग 5 लाख से ज़्यादा जो रेसिडेंट है दोस्तों, इनको गैस का एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, जिससे बहुत सारे लोगों की जान गई, लॉन्ग टर्म हेल्थ इंप्लीकेशंस लोगों को फेस करना पड़ा। तो बताइए तीनों में से यहाँ पे वो कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो चलो फटाफट आंसर लिख दो अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूँ। सबसे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि भोपाल गैस डिजास्टर हुआ ही एक गैस को लीक होने की वजह से, नाम ही इसका गैस डिजास्टर है।
वो गैस का नाम भी सही है, मिथाइल आइसोसियानाइड गैस है, जो एक पेस्टिसाइड प्लांट से, यूनियन कार्बाइड प्लांट था, उससे निकली थी। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा क्या ये यहाँ पे सबसे मेन कारण ये था कि इस प्लांट पे टेररिस्ट अटैक हुआ था। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ था। ये प्लांट की लापरवाही थी, मिसमैनेजमेंट था, जो एक रीज़न है जिसकी वजह से गैस लीक हुई। तो सेकंड वाला यहाँ पर गलत है, बट पहला वाला सही है। दूसरा वाला यहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा रेसिडेंट्स एक्सपोज हुए थे इस गैस के अंदर में, जी बिल्कुल ये भी सही है। तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके नीचे आपको ये आंसर दिख जाएगा। अगला टॉपिक हमारा आता है स्वामित्व स्कीम के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा स्वामित्व स्कीम कितना ज़्यादा न्यूज़ में था पिछले कुछ समय पर। इस स्कीम को लेकर अगेन आपके पास में 3 स्टेटमेंट है, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला, ये जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से। दूसरा, इस स्कीम का मेन पर्पज़ है प्रॉपर्टी राइट्स कार्ड्स को प्रोवाइड करवाना, स्पेशली गाँव के लोगों को, है ना। अब ये प्रॉपर्टी राइट्स कैसे देते हैं? प्रॉपर्टी कार्ड्स को इशू करके। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि स्वामित्व स्कीम के अंदर में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जीआईएस मैपिंग का इस्तेमाल करता है ताकि ज़मीन का सर्वे किया जाए। तभी तो ज़मीन का सर्वे करने के बाद ही प्रॉपर्टी कार्ड्स मिलेंगे, प्रॉपर्टी कार्ड्स को यहाँ पर इशू किया जाएगा। तो बताइए तीनों में से वो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी। आंसर यहाँ पे स्टेटमेंट देखोगे तो स्टेटमेंट आपके यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, डी तीनों के तीनों सही हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। कहोगे क्यों? मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था इसके ऊपर। मैं जहाँ जहाँ पे मैंने जोर दिया है ना, वहाँ पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन को रेडी कराए। जैसे यहाँ पे बात हो रही है स्वामित्व स्कीम के बारे में, तो इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा, क्या इसका मेन पर्पज़ है प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड करवाना? जी बिल्कुल, है ना भाई। लोगों को गाँव में उनका जो ज़मीन है उस ज़मीन का हक, क्योंकि ज़मीन को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं, ज़मीन की ओनरशिप देने के लिए काम करता है स्वामित्व स्कीम। इसके लिए पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी से लैंड सर्वे किया जाता है, फिर प्रॉपर्टी कार्ड्स बनाए जाते हैं, वो प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए जाते हैं। तो सेकंड एंड थर्ड इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों सही हैं, बट फर्स्ट वन इज़ रॉन्ग। तो 2 एंड 3 जल्दी ढूंढो, ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। देखो मैंने फिर से बोला ना कि मैं चाहता हूँ टॉपिक तैयार हो जाए। अब जैसे यहाँ पे आपने गलती कर दी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में, तो उसको लेकर मैंने अगला प्रश्न आपको दे दिया। क्वेश्चन क्या है? विच गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग स्वामित्व स्कीम? तो वो कौन सी गवर्नमेंट बॉडी है, वो कौन सा मंत्रालय है जो बेसिकली स्वामित्व स्कीम को लागू करता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार डायरेक्टली मिनिस्ट्रीज को लेकर इस तरीके से क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलिए आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये जो पीडीएफ दिखाई दे रहा है, ये पीडीएफ यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाया जाता है। कहाँ पे मिलता है आपको ये पीडीएफ? ये टेस्ट सीरीज़ का पीडीएफ दोस्तों यहाँ पर आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगा। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है। देखो मैं आपको पहले बता दूं, इस पेड ग्रुप में केवल यही पीडीएफ नहीं, डेली बेसिस पे जो मैं करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहा हूं, जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, उन करंट अफेयर्स के हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत कम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको भी देख लीजिएगा। कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाओ तो जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। दोस्तों पीडीएफ्स पिछले कुछ समय पर आपको बहुत शानदार तरीके से मिल रही है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप अगर आज ग्रुप ज्वाइन करोगे, आज पेमेंट करोगे तो केवल आज से पीडीएफ मिलने शुरू होंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने आज भी ग्रुप ज्वाइन किया है, पुराना सभी कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। पुराना कंटेंट अवेलेबल करवाया जाएगा, मतलब आपका पेमेंट होते ही आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा, लेकिन बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। खबर क्या, क्वेश्चन पर आते हैं। आपको पता होगा रिसेंटली, चलो आंसर शायद दिख गया है, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कोणार्क सन टेम्पल के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बनता है, वो कौन सा त्यौहार है जो कोणार्क सन टेम्पल से एसोसिएटेड है? ऑप्शन नंबर ए रथ यात्रा, बी चंद्रभाग फेस्टिवल, सी चैत्र पर्व, या फिर डी दुर्गा पूजा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रभाग फेस्टिवल आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड है कोणार्क सन टेम्पल से। ठीक है, अब आपको पता ही है ओडिशा के अंदर में ये टेम्पल लोकेटेड है, और कोणार्क सन टेम्पल बेसिकली यहाँ पे सूर्य देव के लिए जाना जाता है। वहाँ पे
जो सूर्य देवता हैं उनकी पूजा होती है। इसको सेलिब्रेट करने के लिए एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है चंद्रभाग फेस्टिवल, ये ध्यान में रखना, हर साल फरवरी में होता है। तो ये कोणार्क सन टेम्पल से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, रिसेंटली ये टेम्पल भी न्यूज़ में था क्योंकि सिंगापुर के प्रेसिडेंट टेम्पल चले गए थे घूमने के लिए, याद होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, और अगला प्रश्न थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम एक प्लेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और वह है गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन को लेकर 4 जगहों के नाम दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि बताइए इन चारों में से वो कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं जो गल्फ ऑफ एडन के साथ में कनेक्टेड हैं। तो क्या वो सोमाली सी है जो गल्फ ऑफ एडन के साथ कनेक्टेड है, क्या वो रेड सी है, क्या वो अरेबियन सी है, या क्या वो मेडिटेरेनियन सी है? बताइए ऑप्शन क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन बी 1, 3 एंड 4 ओनली, ऑप्शन सी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन डी चारों के चारों यहाँ पे कनेक्ट हैं गल्फ ऑफ एडन से। तो याद करो थोड़ा सा, गल्फ ऑफ एडन कहाँ पर है दोस्तों, है ना। अरेबियन सी के पास में गल्फ ऑफ एडन है, गल्फ ऑफ एडन रेड सी के पास में है, गल्फ ऑफ एडन सोमाली सी के पास में है। तो 3 तो मैंने नाम वैसे ही ले लिए, सोमाली सी, रेड सी, अरेबियन सी। ये तीनों ही वाटर बॉडीज़ गल्फ ऑफ एडन से दोस्तों कनेक्टेड है। बाकी मेडिटेरेनियन सी कोई भी कनेक्शन नहीं रखता गल्फ ऑफ एडन से। कहोगे तो इसका उत्तर कौन सा हुआ, 1, 2 एंड 3 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मैं आपको, जैसे ये कुछ थोड़ा सा ऊपर निकल सकता है दिमाग से कि काफ़ी सारे लोगों के, तो मैं आपको इसमें यहाँ पे बता देता हूँ मैप के माध्यम से। गल्फ ऑफ एडन ये आपको दिखाई पड़ेगा, ये नीचे हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये सोमालिया है, ऊपर येमन है, ये गल्फ ऑफ एडन है ना। उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाएंगे ये रेड सी है, और रेड सी से आगे जाओगे तब आएगा मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी थोड़ी जुड़ा है गल्फ ऑफ एडन से, गल्फ ऑफ एडन से तो रेड सी जुड़ा है, अरेबियन सी जुड़ा है, ये सोमालिया है तो यहाँ पे सोमाली सी आता है दोस्तों, ये जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से ये 3 इंपॉर्टेंट लोकेशंस इसके साथ में कनेक्टेड हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। आपको पता है लोकपाल के बारे में हमने डिस्कशन किया था रिसेंटली। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए लोकपाल को लेकर आपके पास में 3 स्टेटमेंट्स है, तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज लोकपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको इसलिए बनाया गया है ताकि करप्शन के जितने भी इल्ज़ाम है उसको इन्वेस्टिगेट करना। सेकेंड स्टेटमेंट इज जो लोकपाल एक्ट है, इस एक्ट के माध्यम से 50% रिजर्वेशन रखा गया है SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ एंड वेमेन के लिए इसके कंपोजिशन में, यानी लोकपाल में जो मेंबर्स आएंगे वो इस तरीके से इसमें रिजर्वेशन भी लाया गया है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि लोकपाल के जो चेयरपर्सन होते हैं या तो वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट हो सकते हैं जिनको लॉ की अच्छी नॉलेज हो। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है दोस्तों। ऑप्शंस दिए गए हैं नीचे, ऑप्शन A 1 and 2 ओनली, B 2 ओनली, C 2 and 3 ओनली, या फिर D तीनों के तीनों सही है। बताओ फटाफट इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए आइए याद करते हैं लोकपाल में हमने क्या क्या पढ़ा था। पहली चीज़, क्या लोकपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको इसलिए बनाया गया है करप्शन के चार्जेस को, हाँ आप कहोगे हाँ सर ये तो सही होगा क्योंकि लोकपाल के बारे में हमने पढ़ा था, लोकायुक्ता के बारे में पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा था कि लोकपाल और लोकायुक्ता एक लोकपाल लोकायुक्ता एक्ट के माध्यम से बनाए गए, ये भी पढ़ा था, है ना। फिर हमने याद और क्या क्या याद करना है, हमने ये भी पढ़ा था कि लोकपाल सेंट्रल गवर्नमेंट पे काम करता है, लोकायुक्ता स्टेट गवर्नमेंट पे काम करता है। जी बिल्कुल, लोकपाल ये इसको जिम्मेदारी दी गई है कोई भी करप्शन का, कोई भी भ्रष्टाचार का एलिगेशन है, कोई इल्ज़ाम है उसको इन्वेस्टिगेट करना, और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में किसी मंत्री को लेकर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, वो लोकायुक्ता का काम है। तो कहोगे हाँ सही है, तो पहला स्टेटमेंट सही होगा, बट पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्या लोकपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो क्या बताओ ये सही बात है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। क्यों? लोकपाल एक स्टैचुरी बॉडी है। मैंने अभी आपको बताया ना लोकपाल लोकसभा, इसको हमने एक एक्ट के माध्यम से बनाया है। तो दोस्तों एक्ट के माध्यम से जो बॉडी बनती है वो कौन सी बॉडी कहलाती है? स्टैचुरी बॉडी कहलाती है। इस वजह से पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा स्टेटमेंट, इसके अंदर में 50% रिजर्वेशन रखा गया है SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ और वेमेन के लिए इसके कॉम्पोजिशन में, ये सही बात है। तीसरा, जो चेयरपर्सन होते हैं लोकसभा के लोकपाल के, ये या तो फिर यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं या एमिनेंट ज्यूरिस्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज को भूल गए क्या? सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मर जज भी तो यहाँ पर होता है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पे रॉन्ग है, फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकंड वन इज करेक्ट। तो हमें केवल ढूंढना है सेकंड ओनली। तो जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सेकंड ओनली भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन ये देखने को मिल जाएगा पहला इनकरेक्ट क्यों है,
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। दूसरा, करेक्ट क्यों है, क्योंकि सही है। तीसरा, यहाँ पर इनकरेक्ट क्यों है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज भी जो है लोकपाल बन सकते हैं, यानी लोकपाल के चेयरपर्सन हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज ला पेराउस याद है, पढ़ाया था। हाल ही में यह अभ्यास काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है वो आपने बताना है। क्या ये कोई नेवल एक्सरसाइज है जो इंडो पैसिफिक रीजन में कंडक्ट की जाती है? ये ऑप्शन नंबर बी, क्या ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है जिसका मेन पर्पज़ है आतंकवाद से लड़ने के लेकर यहाँ पे जो ऑपरेशन है उस पर ध्यान देना? ये ऑप्शन नंबर सी, क्या ये जॉइंट मिलिट्री अभ्यास है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए? या ऑप्शन नंबर डी, क्या ये कोई साइबर सिक्योरिटी सिमुलेशन एक्सरसाइज है मैरीटाइम फोर्सेस के लिए? तो बताइए यहाँ पर चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। याद करो, एक्सरसाइज ला पेराउस जो यहाँ पर फ्रांस लीड करता है, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। मल्टी नेवल एक्सरसाइज है, बहुत सारे देश हैं, मैंने नाम से ही बोल दिया है मल्टी नेवल एक्सरसाइज। तो यहाँ पर इनमें बहुत सारे देशों की नेवियाँ साथ में इकट्ठा होती हैं, वो भी इंडो पैसिफिक रीजन में इस अभ्यास को कंडक्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एक्सरसाइज ला पेराउस को लेकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न भी यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। आईमैक कॉरिडोर को लेकर आपको पता है बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स रिसेंटली पब्लिश हुए हैं, कुछ एडिटोरियल भी पब्लिश हुए हैं। तो सर आईमैक कॉरिडोर याद है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इस कॉरिडोर को लेकर 3 स्टेटमेंट से बताइए, तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये जो पर्टिकुलर कॉरिडोर है ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करेगा। दूसरा, ये कॉरिडोर रीजनल कनेक्टिविटी और शांति को प्रमोट करेगा। तीसरा, ये कॉरिडोर पाकिस्तान को बाईपास करेगा ताकि इंडिया का जो वेस्टवर्ड कनेक्टिविटी है उसमें जो चैलेंजेस हैं स्पेशली वो चैलेंजेस को दूर किया जा सके। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। वैसे अगर आप देखोगे हिसाब किताब तो तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही है ना। आईएमए कॉरिडोर बेसिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी यहाँ पे काउंटर करता है। दूसरा, कनेक्टिविटी को प्रमोट करेगा। तीसरा, वेस्टवर्ड कनेक्टिविटी में जो चैलेंजेस हैं स्पेशली उसको कहीं ना कहीं ओवरकम करेगा। तो यहाँ पर तीनों सही है, दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 3 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए हमने आईएमए कॉरिडोर बनाया है जो भारत, उसके अलावा मिडिल ईस्ट और उसके बाद यूरोप को जोड़ने का काम करेगा। तो हमें वेस्टवर्ड कनेक्टिविटी में जो चैलेंजेस थे, जो हम बेसिकली ऊपर पाकिस्तान से जुड़ते हुए जाते, पाकिस्तान को बाईपास कर दिया गया, पाकिस्तान की ज़रूरत अब नहीं है, अब हम सीधा इस रास्ते से जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए थर्ड भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रिसेंटली आपको पता होगा वाइस चांसलर को लेकर कितना ज़्यादा विवाद हुआ, तमिलनाडु केरला सब न्यूज़ में बने हुए थे। तो क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग द यूजीसी रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है इनका रोल क्या है वाइस चांसलर को अपॉइंट करने के लिए, बताइए। ऑप्शन नंबर है, क्या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पास में सारी पावर है कि वो डायरेक्टली वाइस चांसलर को अपॉइंट कर सकता है यूनिवर्सिटी में, मतलब भारत की यूनिवर्सिटी में जो वाइस एक चांसलर होता है, एक वाइस चांसलर होता है। तो क्या वाइस चांसलर को यूजीसी के पास में सारी ताकत है अपॉइंट करने की? ये ऑप्शन नंबर बी, यूजीसी केवल और केवल गाइडलाइन शेयर कर सकता है वाइस चांसलर को सिलेक्शन करने की या सेलेक्ट करने की, बट इसके पास में प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है कि ये फाइनल अपॉइंटमेंट कर सके। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, मतलब बी सी डी जो दिख रहे हैं, बताओ क्या होना चाहिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली। ठीक है, क्योंकि यूजीसी के पास मैंने आपको पढ़ाया भी था, ये प्रॉपर पावर नहीं है कि वो डायरेक्टली वाइस चांसलर को अपॉइंट कर सके, यही तो मुद्दा चल रहा है, समझ रहे हैं। यूजीसी केवल गाइडलाइन शेयर करता है कि हाँ वाइस चांसलर को इस तरीके से अपॉइंट किया जा सकता है, इसके पास में कोई प्रॉपर ऐसी पावर नहीं है टू मेक दी फाइनल अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन वैसे मैंने पढ़ा रखा है पहले, इसको रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रिसेंटली एक एडिटोरियल न्यूज़ में था, याद होगा, जहाँ पे बोला जाता है कि जो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होते हैं, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट आपको पता है भाई, एक ऐसा व्यक्ति जिसको लॉ की नॉलेज है, एक्सपीरियंस नहीं है, कोर्ट में वो नहीं गया, लेकिन उसने पढ़ाई बहुत की है, अंधाधुंध नॉलेज है कानून की। तो इसको लेकर यहाँ पे क्वेश्चन ये बोलता है, आखिरकार बताइए भारतीय संविधान में वो कौन सा प्रोविजन है जो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट को एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपॉइंट करने की बात करता है। यानी कि ऐसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिसको नॉलेज है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसको हम जज बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन वो कौन सा आर्टिकल बोलता है बताइए। आर्टिकल 124 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी, आर्टिकल 217 क्लॉज 2 सब क्लॉज सी, आर्टिकल 124 क्लॉज 2 या आर्टिकल 226। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों,
आर्टिकल 124 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी, इस वाले आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट में हम डिस्टिंग्विश जूरिस्ट को एज अ जज अपॉइंट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई व्यक्ति जिसने कोई भी एक्सपीरियंस नहीं गेन किया है लेकिन उसको नॉलेज है लॉ की, तो उसको जज बनाया जा सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये प्रोविजन नहीं है। हाई कोर्ट में ये प्रोविजन हुआ करता था। हाई कोर्ट में भी ऐसे व्यक्ति को जज बनाया जा सकता था आर्टिकल 217 के माध्यम से, लेकिन इसको हटा दिया गया। तो अभी केवल सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से जज अपॉइंट होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न बात करता है H1B वीज़ा सिस्टम के बारे में। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, इवन आज भी यहाँ पर इसको लेकर काफ़ी आर्टिकल पब्लिश्ड है। क्वेश्चन बोलता है H1B वीज़ा सिस्टम को लेकर आपके पास में 3 स्टेटमेंट है, बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो वीज़ा है ये यूएस की कंपनी को अलाउ ये करता है कि ये बाहर के वर्कर्स को किसी नौकरी में रख सकते हैं, यानी कि अमेरिका की कंपनी बाहर दूसरे देशों से वर्कर्स को अपॉइंट कर सकती है H1B वीज़ा के तहत। दूसरा, H1B वीज़ा साल में जो इशू किया जाता है इसमें कोई भी एनुअल लिमिटेशन नहीं है कि हाँ भाई आप इतने वीज़ा देंगे, तो कोई कैप यहाँ पर सेट नहीं किया गया है। थर्ड, जो H1B वीज़ा है इस पर जो वर्कर्स आते हैं वो परमानेंट रेसिडेंसी यानी ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी 1 2 एंड 3। क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं। पहला, हाँ बिल्कुल, H1B वीज़ा जो है ये यूएस की कंपनी के थ्रू दिया जाता है ताकि दुनिया भर से वर्कर्स को ये अपॉइंट कर सके, ताकि वर्कर्स को सस्ते दाम में वो काम करवा सके। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, H1B वीज़ा की एनुअल कैप नहीं है, एनुअल लिमिटेशन नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, एनुअल लिमिटेशन होती है। H1B वीज़ा जो दिया जाता है एक इंसान को, वो यहाँ पर उसमें एक एनुअल लिमिटेशन होती है कि 60,000, 65,000, फिर 20,000 एक स्पेशलिटी में दिया जाता है, तो एक एनुअल लिमिटेशन है इसमें। तो सेकंड वाला गलत है। तीसरा वाला सही है कि हाँ H1B वीज़ा जब अप्लाई करता है कोई इंसान, तो H1B वीज़ा पे अगर अमेरिका में है तो धीरे धीरे वो परमानेंट सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर देता है, यानी ग्रीन कार्ड के लिए भी वो अप्लाई कर देता है। तो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, सेकंड वन इज रॉन्ग। तो हमें ढूंढना होगा 1 एंड 3 और वो ये मिल गया हमें, सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करता है अगेन H1B वीज़ा के बारे में। एक और क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई अगर आपको H1B वीज़ा लेना हो तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसको लेकर 3 स्टेटमेंट है, याद करो, बताओ क्या क्या बढ़ाया था। पहला, कि जो वर्कर है उसके पास में कम से कम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, उसके लेवल की वही डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, जो एम्प्लॉयर होगा, जो नौकरी देगा, जो H1B वीज़ा पे आपको बुला रहा है, उसको पहले यहाँ पर एक लेबर कंडीशन एप्लीकेशन को फाइल करना होगा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के साथ में, उसके बाद आपको ये वीज़ा मिलता है। थर्ड, ये जो H1B वीज़ा है ये लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है और इसमें कोई भी रिन्यूएबल की आवश्यकता नहीं है, यानी ज़िंदगी भर के लिए एक बार वीज़ा दे दिया तो ज़िंदगी भर के लिए आप इसको रिन्यू नहीं करवाओगे। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। फटाफट बताओ कौन सा सही है, 1 एंड 2, 1 एंड 3, 2 एंड 3, या तीनों सही है। पहला, अब देखो, पहला देखो, ये जो वर्कर है क्या इसके पास में बैचलर डिग्री या इसके लेवल की डिग्री होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है, कि ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल नहीं पढ़ा उसको H1B वीज़ा दिया जाएगा, नहीं, उसके पास में अच्छी खासी डिग्री होनी चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। दूसरा, जो एम्प्लॉयर है उसको लेबर कंडीशन एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के साथ में। जी बिल्कुल, ये सब फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद में H1B वीज़ा इशू किया जाएगा। तीसरा, H1B वीज़ा ज़िंदगी भर के लिए दिया जाता है, इसमें रिन्यूअल की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं है, रिन्यूअल की ज़रूरत होती है। ठीक है, H1B वीज़ा एक इंसान को केवल 3 साल के लिए मिलता है, और जब वो ख़त्म हो रहा होगा तो उसको वो 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकता है, यानी 6 साल के लिए उसको ये वीज़ा मिलता है। समझ रहे हैं ना इस बात को। तो यानी यहाँ पर रिन्यूएबल की आवश्यकता तो है लेकिन लाइफ टाइम के लिए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड गलत है, 1 एंड 2 सही है। तो 1 एंड 2 ऑप्शन नंबर ए ओनली इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न बात करता है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। अभी रिसेंटली इसको लेकर कुछ न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुए थे, याद होगा। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर आपके पास में 4 स्टेटमेंट्स हैं दोस्तों, बताइए चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलो आंसर भी देखिए हुआ शायद। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर यह बोला जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में 3-3 नदियों के नाम दिए गए हैं। बताओ इनमें से वो कौन सी नदियां हैं जो भारत को अलोकेट करी गई हैं एक्सक्लूसिव यूज़ के लिए। पता है ना, इंडस वाटर ट्रीटी में 6 नदियां हैं, 3 नदियों का राइट्स पाकिस्तान को दिया गया और 3 नदियों का राइट्स जो है वो भारत को दिया गया कि भारत यहाँ पर इन नदियों का पानी इस्तेमाल करेगा। जिस पे पाकिस्तान का हक है उनका इस्तेमाल नहीं करने वाला, उस पर कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाने वाला। तो इन नदियों में से भारत को एक्सक्लूसिव यूज़ के लिए कौन सी नदियाँ दी गई हैं।
ऑप्शन नंबर ए सिंध रावी झेलम, बी सतलज ब्यास रावी, सी चेनाब सतलज ब्यास, या फिर डी रवि चिनाब सिंध। अब देखो अच्छा तरीका याद करने का। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान को 3 बड़ी नदियाँ दी गई हैं, इंडस, झेलम, चिनाब। ये 3 नदियों पे हक पाकिस्तान को दिया गया है। तो झेलम इसमें है, चिनाब इसमें है, चिनाब अगेन इसमें है। तो ए सी डी तो हट गया, वैसे भी बी वाला यहाँ पे बचा। तो सतलज, ब्यास और रावी, ये 3 नदियां हैं जिस पे एक्सक्लूसिव राइट है भारत का इस इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। वर्ल्ड बैंक ने ये ट्रीटी करवाई थी, याद होगा आपको। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, सतलज ब्यास रावी। इन तीनों नदियों पे जो एक्सक्लूसिव राइट्स हैं वो यहाँ पर इंडिया के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आता है, और क्वेश्चन ये है, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। रिसेंटली ये पोर्ट न्यूज़ में था, याद है ना, बड़ा पोर्ट बनाना है इसको आने वाले समय पर। तो इस पोर्ट को लेकर आपके पास में 3 स्टेटमेंट है, तीनों में से बताइए कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये इंडिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। दूसरा, भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल जो है ये कहीं ना कहीं इस पोर्ट की क्षमता को, सामान रखने की क्षमता को बढ़ाने वाला है। तीसरा, जो वधावन पोर्ट है इसको हमने यहाँ पर डेवलप किया है एज अ JNP, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के हिस्से में ही, इसके अंडर में ही वधावन पोर्ट को बनाया गया है ताकि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को और एक्सपैंड किया जा सके। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी तीनों सही है, या फिर डी 1 and 3 ओनली। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं। पहला, क्या ये वाकई में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है? जी बिल्कुल, भारत का 60% कंटेनर आज यहाँ पे होल्ड करता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। दूसरा, क्योंकि अब इस पोर्ट को और एक्सपैंड करने की बात हो रही है, दुनिया के 10 टॉप 10 पोर्ट्स में ऐड करने की बात हो रही है, तो इसकी जो क्षमता है सामान रखने की वो और बढ़ानी होगी। इसके लिए हम इसमें भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल भी ऐड कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर सही है। तीसरा, जो वधवन पोर्ट है इसको भी यहाँ पर डेवलप किया गया है एज अ पार्ट ऑफ JNP एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, ये भी सही है। वधवन पोर्ट इसके अंडर में ही आता है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, 1, 2 and 3 ओनली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी को लेकर फिर से यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या है ज़रा देख लेते हैं। इस पोर्ट को लेकर आपके पास में 3 स्टेटमेंट है, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी जो है ये 60% से ज़्यादा भारत का कंटेनर कार्गो को हैंडल करता है। बता ही चुका हूँ, इंडिया का 60% कंटेनर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी में देखने को मिलता है, जिस कंटेनर के थ्रू व्यापार होता है। दूसरा, ये जो पोर्ट है ये हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है। तीसरा, यहाँ पर ये पहला इंडियन पोर्ट प्रोजेक्ट होने वाला है जो 2027 तक 10 मिलियन, ये कह सकते हैं जो TEU है इसको बोलते हैं, ये यूनिट इसके थ्रू मेजरमेंट किया जाता है। तो 10 मिलियन TEU जो है इतना यहाँ पे कैपेसिटी हैंडल करने की हो जाएगी इस पोर्ट की 2027 तक। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर है 1 and 2 ओनली, बी 1 and 3 ओनली, सी 2 and 3 ओनली, डी 1, 2 and 3, यानी तीनों के तीनों सही हैं। चलिए एनालाइज करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट तो सही है जो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, ये बता भी चुका हूँ। दूसरा, क्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ईस्ट कोस्ट पर है? गलत है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये जो पोर्ट है अगर आप देखोगे तो ये हमारा वेस्ट कोस्ट है, ना कि ईस्ट कोस्ट है ना। ईस्ट कोस्ट ये है, कोलकाता की साइड होता तब बोलते हैं यहाँ पर ईस्ट कोस्ट पे है, समझ रहे हैं। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तीसरा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पहला इंडियन पोर्ट होने वाला है जिसमें हमने एक कह सकते हैं कि टारगेट रखा है 2027 तक 10 मिलियन TEU के आसपास इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने का। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट एंड थर्ड आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन UPSC ऑलरेडी पूछ चुका है एज इट इज। क्वेश्चन ये है, हु फाउंडेड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन 1971? इन चारों में से वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को बनाया? ऑप्शन नंबर ए जॉन मैनर्ड कीन्स, बी मिल्टन फ्राइडमैन, सी क्लॉस स्क्वैब, या फिर डी एडम स्मिथ। फटाफट आंसर लिख दो, अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम न्यूज़ में था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी क्लॉस स्क्वैब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखोगे तो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी UPSC यहाँ से पूछ चुका है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तो इसमें ये भी बताया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डिफरेंट बहुत सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ऑप्शन में 4 रिपोर्ट्स के नाम दिए गए हैं इनमें से वो कौन सी रिपोर्ट है जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं पब्लिश करता? ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, बी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, सी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, या डी ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट।
तो अगर आप देखोगे दोस्तों तो गैप रिपोर्ट भी पब्लिश करता है, रिस्क रिपोर्ट भी पब्लिश करता है, कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट भी पब्लिश करता है। तो बचा कौन सा? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इसका सही उत्तर ये होगा कि हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली डार्क ऑक्सीजन के बारे में आपको पढ़ाया गया था। डार्क ऑक्सीजन को लेकर 4 स्टेटमेंट है, बताइए चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, डार्क ऑक्सीजन क्या है, बेसिकली ये आपको बताना है। ये बोलता है ऑक्सीजन को जब हम फोटोसिंथेसिस के माध्यम से प्रोड्यूस करते हैं समुद्र के गहराई में तो वो डार्क ऑक्सीजन कहलाती है। दूसरा, जो ये ऑक्सीजन है जब वो हाइड्रोथर्मल वेंट से प्रोड्यूस की जाती है समुद्र में तो वो डार्क ऑक्सीजन होती है। तीसरा, डार्क ऑक्सीजन क्या होती है? जब ऑक्सीजन बिना लाइट, बिना फोटोसिंथेसिस के समुद्र की गहराई में प्रोड्यूस होता है तो उसको डार्क ऑक्सीजन कहते हैं। या चौथा, जो ऑक्सीजन को यहाँ पे डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर से समुद्र में प्रोड्यूस किया जाता है तो उसको डार्क ऑक्सीजन कहते हैं। बताइए क्या होना चाहिए, याद करो जल्दी से, इसका आंसर लिखो, लगाना है सबको आंसर। इसका आंसर है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। जब ऑक्सीजन बिना लाइट और फोटोसिंथेसिस के प्रोड्यूस होगा वो भी समुद्र के अंदर में, तब वो डार्क ऑक्सीजन कहलाएगा। इसके लिए पॉलीमेटेलिक नड्यूल्स बनाए गए हैं। पता है ना, पॉलीमेटेलिक नड्यूल्स में इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी होती है जिससे यहाँ पर वो पानी को, समुद्र के अंदर जो पानी हो उसको यहाँ पर स्प्लिट कर देगा, उससे यहाँ पर वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे बात करता है स्कॉट मिशन के बारे में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्कॉट मिशन रिसेंटली न्यूज़ में था, यूएसए के रॉकेट से हमने इसको भिजवाया। तो स्कॉट मिशन को लेकर 4 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सही है। पहला, स्कॉट मिशन ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का पार्ट है, इसरो के स्पेस सर्विलांस इनिशिएटिव का हिस्सा है। दूसरा, स्कॉट जो है ये भारत का पहला कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सैटेलाइट है। तीसरा, स्कॉट जो है इसको हमने लॉन्च किया था एज अ, मतलब रशियन रॉकेट के माध्यम से इसको हमने लॉन्च किया था। तीसरा, जो स्कॉट है ये इसका मेन काम है बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे ट्रैक करना, जैसे सैटेलाइट को ट्रैक करना लो अर्थ ऑर्बिट में। तो बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। याद करो स्कॉट के बारे में क्या पढ़ाया था, नाम से पता चल रहा है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के लिए पढ़ाया था, लेकिन ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग में यहाँ पर तो कहोगे हमारा 4th वाला सही हो जाएगा कि केवल और केवल बड़े साइज़ के ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए हमने इसको लॉन्च किया। देखिए अब ये गलत है क्योंकि वर्ना ओनली ने गेम खत्म कर दिया। केवल बड़े साइज के ऑब्जेक्ट नहीं, माइन्यूट से माइन्यूट छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी ट्रैक करने का काम है स्कॉट मिशन का। तो बेसिकली यहाँ पर स्कॉट मिशन ये इंडिया का पहला कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सैटेलाइट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सैटेलाइट का मेन मतलब है कि जितने भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको इशारा करेगा ताकि भविष्य में जब हम मिशंस लॉन्च करेंगे तो उसमें कोई भी कमी ना आए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बात करता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रीसेंट डिस्कवरी ऑफ गोबी स्पीशी। आपको पता है गोबी फिश, गोबी बेसिकली स्पीशी है, इस प्रजाति के अंदर में कुछ मछलियां आती हैं, है ना। तो जो गोबी प्रजातियों की मछलियां रिसेंटली भारत में डिस्कवर की गई हैं कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इसको लेकर 2 स्टेटमेंट है, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, तो इन प्रजातियों में पहला यहाँ पे नाम है हेमीगोबियस होवेनी और दूसरा है यहाँ पर म्यूगिलीगोबियस टिग्रिनस। ये 2 गोबी स्पीशीज़ हैं जो हाल ही में आंध्र प्रदेश में रिकॉर्ड की गई हैं। आंध्र प्रदेश में पहली बार ये मछलियों की प्रजातियां पाई गई हैं। दूसरा, जो एम टिग्रिनस है इसको डिस्कवर किया गया है पहली बार हमारे ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया पे। तो बताइए दोनों में से कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर है 1 and 2 ओनली, सॉरी 1 ओनली, बी 2 ओनली, बोथ सी बोथ 1 and 2, या फिर डी दोनों में के दोनों गलत हैं। बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो अगर पहला वाला सही है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आपको याद होगा 2 प्रजातियाँ गोबी मछलियों की यहाँ पे रिसेंटली डिस्कवर की गई हैं और उन दोनों के नाम यही हैं जो यहाँ पे स्टेटमेंट में दिए गए हैं। और ये दोनों कहाँ पे डिस्कवर की गई हैं? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश कहाँ पर है? अगर आप इंडिया का मैप ड्रॉ करोगे आंध्र प्रदेश इधर है और ये कौन सा लाइन कहलाता है हमारा दोस्तों? ये ईस्टर्न कोस्ट लाइन कहलाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ईस्टर्न कोस्ट लाइन पे टिग्रिनस पाई गई है, बिल्कुल सही बात है, दोनों यहाँ पर सही हैं। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करता है मूसी रिवर के बारे में। अब मूसी रिवर को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दोस्तों बोलता है कि जो ये नदी है मूसी नदी, ये 2 नदियों से मिलकर बनी है, 2 छोटी छोटी नदियों से, दो छोटी छोटी स्ट्रीम है उससे मिलकर बनी है। उसमें एक है एसी और दूसरा है मूसा, इससे बन के मिल गया मूसी।
दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो मूसी रिवर है यह कावेरी नदी में जाकर मिलती है। तीसरा, मूसी नदी पे 2 डैम्स हैं जो हमने एक बना रखे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं, एक है हिमायत सागर डैम और दूसरा है ओस्मान सागर डैम। अब बताइए यहाँ पर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर है 1 एंड 3 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 2 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं। चलिए बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये जो नदी है बिल्कुल एसी और म्यूसा से मिलकर बनी है, जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मूसी नदी कावेरी को ज्वाइन नहीं करती है, वो कृष्णा को ज्वाइन करती है, याद रखना, कृष्णा नदी में मिलती है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ इस नदी पे 2 डैम्स बना रखे हैं, एक हिमायत सागर है, दूसरा ओस्मान सागर है। तो 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन नंबर है 1 एंड 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, ये मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली आपको पता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ने एक नया चीज़ लॉन्च की है, वो है न्यू संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन। तो न्यू संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन जो है, इसको लेकर आपके पास में 3 स्टेटमेंट है, बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, कि ये जो एप्लीकेशन है इसके माध्यम से जो यूज़र्स हैं उनके साथ में अगर कोई फ्रॉड कम्युनिकेशन हो रहा है तो बेसिकली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उस कम्युनिकेशन को वो रिपोर्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से इस एप्लीकेशन के अंदर में। दूसरा यहाँ पे क्या है, जो यूज़र्स हैं वो मोबाइल उनके पास में अगर आया है तो ख़रीदने से पहले यहाँ पर उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं वो असली है या नहीं। तीसरा, ये जो एप्लीकेशन है ये यूज़र्स को अलाउ करेगा कि उनका मोबाइल अगर खो गया है ना, उनका मोबाइल अगर खो गया है या गुम गया है तो उसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको वो रिपोर्ट कर सकते हैं, उसको वो ब्लॉक करवा सकते हैं। क्योंकि मोबाइल खो गया, आधे से ज़्यादा टेंशन रहती है, मोबाइल में हर चीज़ पड़ी है, बैंक अकाउंट्स पड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर आप ब्लॉक कर सकते हैं इस एप्लीकेशन का यूज़ करके। तो बताइए तीनों में से कौन से स्टेटमेंट्स हैं ये। तो न्यू संचार साथी मोबाइल ऐप को लेकर ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। ठीक है, इसमें फ्रॉड कम्युनिकेशन को रिपोर्ट कर सकते हैं, ये तीनों के तीनों एज इट इज़ मैंने पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मोबाइल हैंडसेट है उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरा भी सही है, मोबाइल खो गया है, गुम गया है, तो यहाँ पर उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसका आंसर सभी को लिखना है और इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय पर इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड। नेशनल टर्मरिक बोर्ड को लेकर बताइए हेडक्वार्टर कहाँ है। पहला पुणे महाराष्ट्र में, दूसरा हैदराबाद तेलंगाना में, तीसरा बेंगलुरु कर्नाटका में, या फिर चौथा निजामाबाद तेलंगाना में। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, लिखो फटाफट। चलिए लिख दिया ना, अब आंसर सुनिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निजामाबाद तेलंगाना के अंदर में नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर है। रिसेंटली यहाँ पर ये जो टर्मरिक बोर्ड है इसको बनाया गया है। अब इसी टर्मरिक बोर्ड को लेकर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है आपके सामने, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से याद रख सको, क्योंकि नया बोर्ड बनाया हुआ है तो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो प्रश्न यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द नेशनल टर्मरिक बोर्ड ऑन अ रोटेशनल बेसिस। पता है ना, इसमें कुछ राज्य क्या करेंगे, रोटेशन वाइज यहाँ पर इस बोर्ड को लीड करने वाले हैं, हेड करने वाले हैं। तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड में वो कौन कौन से राज्य होने वाले हैं जो रोटेशन बेसिस पे क्या करने वाले हैं, इसको लीड करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, मेघालय। याद करो, इन 4 राज्यों में से 3 राज्य तो ऐसे हैं जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर भी हैं हल्दी के। तो तीनों में से बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और मेघालय 1, 2 एंड 4 ये सही है, क्योंकि गुजरात यहाँ पे टर्मरिक का प्रोड्यूसर नहीं है और गुजरात को यहाँ पर इस बोर्ड में कोई रोटेशनल बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। केवल महाराष्ट्र, तेलंगाना और मेघालय को मिला। तेलंगाना तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हेडक्वार्टर है। समझ रहे हैं ना इस बात को। तो इस वजह से हमारा 1, 2 एंड 4 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात करता है साडा रीजन के बारे में। अब साडा रीजन आपको पता है रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग और अलग से यहाँ पर एक ऐसा रीजन है जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। तो साडा रीजन जो है महाराष्ट्र के अंदर में, इसको लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो हिस्सा होता है या जो ज़मीन होती है बंजर ज़मीन होती है, ज़्यादातर समय पर साल में बंजर पड़ी रहती है, लेकिन जब बरसात होती है तब ये अच्छी तरीके से खिल जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। दूसरा, यहाँ पे बोलता है कि जितना भी रॉकी टेरेन है, जितना भी यहाँ पर कह सकते हैं चट्टान आपको देखने को मिलती हैं, उसके माध्यम से यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स की स्पीशीज़ आपको देखने को मिल जाती है मॉनसून के समय पर, जो अलग अलग प्रकार की जो यहीं पे पाई जाती है। तीसरा, यहाँ की जो मिट्टी है दोस्तों वो एक लेटरेटिक सॉइल है ना, और लेटरेटिक सॉइल होने की वजह से जब बारिश होती है तो रेन वाटर के माध्यम से ये एरिया रिचार्ज हो जाता है।
तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन है 1 एंड 2 ओनली, बी 1 एंड 3 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तीनों के तीनों सही हैं। क्योंकि सादा रीजन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, साल में ज़्यादातर समय पर वो बंजर रहती है, लेकिन मानसून के समय पर बरसात की वजह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है वो एरिया। इससे यहाँ पे बहुत सारे जो यहाँ पे प्लांट्स हैं वो केवल इस रीजन में पाए जाते हैं, उनको सपोर्ट मिलता है। तीसरा, यहाँ पर लेटरेटिक सॉइल की वजह से रेन वाटर रिचार्ज में हेल्प मिलती है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी 1 2 एंड 3 ओनली इज द सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात करता है ज़ॉम्बी डियर डिजीज़ के बारे में। ज़ॉम्बी डियर डिजीज़ को हम सभी लोग क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, CWD के नाम से भी जानते हैं। तो इस डिजीज़ को लेकर आपके पास में 3 स्टेटमेंट है, बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, कि जो ये क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज़ है ये एक इन्फेक्शियस प्रोटीन की वजह से होती है, और उस प्रोटीन को बोलते हैं प्रायन, और इस प्रोटीन से सीधा यहाँ पे एक इंसान का जो दिमाग है वो डैमेज हो जाता है। दूसरा, ये जो बीमारी है ये ज़्यादातर डियर, एल्क, मूज और रेंडियर को अफेक्ट करती है, यानी हिरण और उससे संबंधित प्रजातियों को अफेक्ट करती है। तीसरा, जो ये क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज़ है ये इंसानों के अंदर में ट्रांसमिट हो सकती है, वो भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के माध्यम से, यानी किसी इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में इंसान आ जाता है तो उससे यहाँ पर ये बीमारी उसके अंदर में आ सकती है। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलो एनालाइज करो। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, सी तीनों सही हैं, या फिर डी फर्स्ट ओनली। तो का मत लगाना, आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं उसके हिसाब से बताना। पहला, क्या ये जो क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज़ है ये इसी इन्फेक्शियस प्रोटीन प्रायन की वजह से होती है। जी बिल्कुल, प्रायन की वजह से होती है, इससे यहाँ पर एक इंसान का ब्रेन डैमेज हो जाता है। दूसरा, नाम ही है ज़ॉम्बी डियर डिजीज़, ये बीमारी ज़्यादातर डियर, एल्क, मूज, रेंडियर को अफेक्ट करती है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा, क्या ये बीमारी इंसानों में ट्रांसमिट होती है डायरेक्ट इन एनिमल्स के कांटेक्ट के माध्यम से। ऐसा नहीं है, अभी तक कोई भी ऐसा केस हमको मिला नहीं है जहां पर वो इंसानों के अंदर में सीधा ट्रांसमिट हो रही हो। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं बट ऐसे ये ट्रांसमिट नहीं होती है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न डायरेक्टली बन जाते हैं। क्वेश्चन है भार्गवस्त्र को लेकर। आज से 2 दिन पहले थंबनेल भी लगाया है भार्गवस्त्र के बारे में। भार्गवस्त्र को लेकर आपके पास में 3 स्टेटमेंट है, बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, जो ये भार्गवस्त्र है इसको हमने इसलिए तैयार किया है क्योंकि इसका मेन पर्पज़ है जो स्वार्म ड्रोन्स होते हैं, स्वार्म ड्रोन्स यानी कि जो अटैक ड्रोन्स होते हैं, इनसे जो आने वाला खतरा है इसको ख़त्म करने के लिए भार्गवस्त्र का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, जो बड़ी बड़ी मिसाइल्स होती हैं उसको यहाँ पर ये भार्गवस्त्र जो है न्यूट्रलाइज कर सकता है, उसको यहाँ पे तबाह कर सकता है। या फिर कह सकते हैं जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, मतलब कि इसका मेन पर्पस क्या है, जो बड़ी बड़े साइज़ की मिसाइल होती हैं बेसिकली यहाँ पर उसको एनहांस करना, उसकी कैपेबिलिटी को यहाँ पे बढ़ाना, दुश्मन की मिसाइल को गिरा देना। क्या इसका मेन पर्पज़ ये है? बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 3 ओनली, या फिर डी 1 एंड 3 ओनली। याद करो मैंने क्या पढ़ाया था। भार्गवस्त्र का सबसे पहला फीचर मैंने आपको यह पढ़ाया था कि यह भारत की पहली माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, याद रखिएगा। छोटी छोटे यहाँ पर मिसाइल्स को दागेगा, तो बैलिस्टिक मिसाइल और बड़ी मिसाइल्स की कोई बात हो ही नहीं रही है, सेकंड थर्ड ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। छोटी मिसाइल्स इसलिए हैं ताकि ड्रोन को गिराया जा सके, आसमान में जो ड्रोन आ रहा है उसको गिराया जा सके। तो स्वार्म ड्रोन्स को दोस्तों यहाँ पे अटैक करने के लिए भार्गवस्त्र तैयार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल सही है और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया की सबसे ज़्यादा जहरीली मकड़ी अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, याद आ रहा है? इस मकड़ी के बारे में पढ़ाया था। इसका नाम है सिडनी फनल वेब स्पाइडर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर में ये पाई गई है। तो आपने बताना है कि इस सिडनी फनल वेब स्पाइडर, इसको हम एट्रेक्स क्रिस्टेंसेनी के नाम से भी जानते हैं। इसको लेकर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन कर रखे हैं। इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स में से वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इस मकड़ी से एसोसिएटेड है, इस मकड़ी को बिलोंग करता है? पहला, ये जो मकड़ी है ये दूसरी मकड़ी से कम जहरीली होती है। दूसरा, ये शाइनी डार्क ब्राउन ब्लैक कलर की होती है और इसके जो यहाँ पर दांत वगैरह होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 ओनली, 2 ओनली, दोनों सही हैं, या फिर 1 एंड 3 ओनली। 1 एंड 3 कहाँ से आ जाएगा? नीदर 1 नर 2, यानी दोनों गलत हैं। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपको याद है मैंने अभी तुरंत क्या बोला? ये बोला कि ये दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी है। तो भाई पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही आप लगा दोगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये बाकी सब मकड़ी से कम जहरीली है,
नहीं, ऐसा नहीं है, बाकी सब मकड़ी से ज़्यादा जहरीली है ये। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, हाँ ये शाइनी डार्क ब्राउन कलर की होती है, इसके लंबे लंबे दांत होते हैं। तो बेसिकली दोनों सही हैं। तो यार सी वाला लगा दो, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, दोनों थोड़ी सही हैं। पहला वाला तो गलत है ना। ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका जो जहर है वो कम जहरीला है दूसरे मकड़ियों से। तो नहीं भाई, इसका जहर जो है वो ज़्यादा जहरीला है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। सेकंड ओनली, 1 2 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न बात करता है लेक नायवाशा के बारे में। भाई ये जो झील है ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, तो याद रखिएगा लेक नायवाशा कौन से देश में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर है युगांडा, बी तांजानिया, सी रवांडा या फिर डी कीनिया। याद करो जल्दी से। तो लेक नायवाशा है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, कीनिया के अंदर में लोकेटेड। ठीक है, कीनिया में है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्रेट बैरियर रीफ इज आर करेक्ट। आप देखो यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ग्रेट बैरियर रीफ को लेकर दो स्टेटमेंट्स हैं, बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड की कोस्टलाइन पे प्रेजेंट है। कल ही मैंने आपको पढ़ाया है ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में, याद आ रहा होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में जो क्वींसलैंड है उसके कोस्टलाइन पे, उसके तट पर देखने को मिलता है। दूसरा, जो एक ग्रेट बैरियर रीफ है इसको मैनेज किया जाता है ग्रेट बैरियर रीफ मैरीन पार्क अथॉरिटी के माध्यम से, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, फटाफट बताओ। 1 ओनली, 2 ओनली, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों यहाँ पर सही उत्तर हैं इसके। ठीक है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, क्योंकि क्वींसलैंड के जस्ट बगल में, यानी ये ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड है तो इसके इधर ये कोस्ट लाइन पे ईस्टर्न साइड पे ये ग्रेट बैरियर रीफ प्रेजेंट है। दूसरा भी सही है कि हाँ बिल्कुल ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न बात करता है मिजेस के बारे में। ठीक है, अब मेजेस कल मैंने आपको पढ़ाया था, याद है, एक फोटो भी शेयर किया था। तो मेजेस के रेफरेंस में आपके पास में 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, जो मेजेस है ये क्यूलोकोइड्स जीनस को बिलोंग करते हैं और ये मॉस्क्यूटो से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं, मॉस्क्यूटो से रिलेटेड हैं। दूसरा, जो मेजेस हैं ये प्लांट जो होता है ना, जो पेड़ होते हैं उसके यहाँ पर जो मीठा रस है स्पेशली उसको ये ज़्यादातर फीड करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। तीसरा, मिजेस की कई सारी प्रजातियां, कई सारी स्पीशीज़ हैं जो जानी जाती हैं कि ये ब्लू टंग नाम की जो बीमारियां हैं उसको, उस वायरस को ये फैलाती हैं, जिससे यहाँ पर गाय भैंसे ज़्यादातर अफेक्ट होते हैं। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। याद करो, मैंने मिजेस के बारे में आपको पढ़ाया था। स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 1 and 3 ओनली, सी 2 and 3 ओनली या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं। चलिए याद करिए। तो दोस्तों याद होगा मेजेस और मॉस्क्यूटो दोनों का फोटो एक साथ मैंने लगाया था, दोनों का डिफरेंस क्लियर किया था। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर, मेजेस क्यूलोकोइड्स को बिलोंग करता है। जी बिल्कुल, मॉस्क्यूटो से रिलेटेड है, सेम होते हैं, लेकिन मच्छर काटता है और मच्छर बहुत सारी बीमारियों को ट्रांसमिट करता है इंसानों में, लेकिन मेजेस यहाँ पर बीमारी के ट्रांसमिट करता है जानवरों के अंदर में। तो पहला स्टेटमेंट सही है, बट दूसरा क्या है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये जो मेजेस है ना, क्या ये प्लांट नेक्टर, जो पेड़ पौधे हैं उनका जो स्वीट जूस है स्पेशली उसको फीड करता है? ऐसा नहीं है, ऐसा कोई चीज़ हमने नहीं पढ़ी है। तीसरा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये बोलता है कि मेजेस की बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो ब्लू टंग नाम की बीमारियां गाय भैंसों में फैलाती हैं। जी बिल्कुल, जैसे मच्छर इंसानों में बीमारियां फैला रहा है, वैसे मेजेस यहाँ पे ब्लू टंग डिजीज फैलाती है लाइव स्टॉक के अंदर में। तो 1 and 3 सही है, तो 1 and 3 मतलब ऑप्शन नंबर बी 1 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कलरी पयतु के बारे में। कल हमने डिस्कशन किया था, यूपीएससी ने कलरी पयतु से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। इस कलरी पयतु को लेकर दोस्तों आपके पास में 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, कलरी पयतु सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है केरला के अंदर में और माना जाता है एक बहुत ज़्यादा पुराना मार्शल आर्ट का फॉर्म है वर्ल्ड में। दूसरा, यह जो टर्म है ना कलरी, इसका मतलब होता है लकड़ी के वेपन का इस्तेमाल करना मार्शल आर्ट में। तीसरा, जो कलरी पयतु में पहली स्टेज है, क्योंकि 4 स्टेजेस होती हैं, पढ़ाया है, जो पहली स्टेज है वो मय पयतु है, जिसका फोकस होता है बॉडी के कंडीशनिंग के ऊपर में ध्यान देना। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1 ओनली, 2 and 3, 1 and 3 या फिर तीनों सही हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला, क्या कलरी पयतु केरला में प्रैक्टिस किया जाता है? जी बिल्कुल सही बात है, केरला में प्रैक्टिस होता है ना, और एक बहुत ज़्यादा पुराना मार्शल आर्ट फॉर्म है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, जो कलरी है इसका मतलब क्या होता है? वुडन वेपन, लकड़ी का हथियार इस्तेमाल करना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कलरी और पयतु 2 वर्ड से मिलकर बना है कलरी पयतु। कलरी का मतलब यहाँ पर होता है जिम्नाजियम, जिम्नास्टिक जो पोस्चर्स होते हैं स्पेशली हम उसकी बात कर रहे हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। वुडन वेपन तो बेसिकली ट्रेनिंग में इस्तेमाल होता है,
और बेसिकली यहाँ पर कलरीपयतु में 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज यहाँ पे क्या है, मय पयतु, ये सही बात है। मय पयतु का फोकस होता है बॉडी के कंडीशनिंग पे ध्यान देना, ये भी सही बात है। तो सेकंड को छोड़ दें तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड यानी ऑप्शन नंबर सी इज 1 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न थोड़ा आसान सा है, इंटरेस्टिंग सा है। क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को कौन हेड करता है? ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, बी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सी एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर डी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बताइए क्या होना चाहिए सही उत्तर। तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की जो कमेटी है वो 47 मेंबर की कमेटी तो है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स तो आते हैं, लेकिन इसको हेड करने वाले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है वो इसके वाइस चेयरपर्सन होते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो डी प्रधानमंत्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कल मैंने आपको ऑयस्टर्स के बारे में पढ़ाया था, याद आ रहा है ना? तो ऑयस्टर्स को लेकर दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ ऑयस्टर्स। ऑयस्टर यहाँ पर एक मैरिन एनिमल है जो समुद्र में पाया जाता है। तो ऑयस्टर का जो नर्वस सिस्टम होता है इसको लेकर बताइए चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला बोलता है कि ऑयस्टर के पास में एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रेन होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। दूसरा, ऑयस्टर्स के पास में अपना कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता। तीसरा, ऑयस्टर्स के पास में एक अच्छा खासा वेल डेवलप्ड स्पाइनल कॉर्ड होता है। तीसरा, ऑयस्टर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो पेन है, दर्द है, यहाँ पर आप कह सकते हैं वो महसूस कर सकता है जैसे इंसान महसूस करते हैं। तो बताइए कौन सा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑयस्टर्स के पास में कोई भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए, कल पढ़ाया भी था। अब क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है तो दर्द ही महसूस नहीं करते। बाकी सब गलत हैं, बी यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न बात करता है विच माउंटेन होल्ड द टाइटल ऑफ द हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ अमेरिका। इन चारों में से वो कौन सा पर्वत आपको देखने को मिलेगा जो नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी है, सबसे हाईएस्ट पीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए माउंट मैकिनली, जिसको हम देनाली के नाम से भी जानते हैं। नाम बदलकर देनाली से माउंट मैकिनली किया जा रहा है। तो माउंट मैकिनली सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा पीक है बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में। उसी को लेकर अगला प्रश्न यहाँ पर यह है, सबसे ऊंची चोटी जो ये बनी है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी है, कल आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आखिरकार माउंट मैकिनले का जियोलॉजिकल कंपोजिशन क्या है, मतलब वो माउंट मैकिनले जो पहाड़ बना है वो किस चीज़ का है। क्या वो वॉल्केनिक फॉर्मेशन है, या बड़ा सा ब्लॉक है ग्रेनाइट का, या फिर यहाँ पर सैंडस्टोन या लाइमस्टोन से बना है, या वो आइस कवर्ड माउंटेन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वो एक जाइंट ब्लॉक है ग्रेनाइट का, याद होगा कल मैंने आपको पढ़ाया था। जाइंट ब्लॉक है ग्रेनाइट का जो टेक्टोनिक प्लेट की वजह से बेसिकली थोड़ा सा उठ गया है ऊपर, तो ऊंची चोटी बन गया है वो नॉर्थ अमेरिका में। ये सब एक्टिविटी हुई थी आज से 60 मिलियन साल पहले। आई होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी है। तो ये तो दोस्तों यहाँ पे आज के सभी क्वेश्चन, सभी आर्टिकल से क्वेश्चन बनाकर दे दिए गए हैं। ये पीडीएफ आपको दिख ही रहा होगा, ये पूरी टेस्ट सीरीज का पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगा। पेड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन ये है, ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सअप पे यहाँ पर मैसेज कर देना कि हाँ मैं ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है कम से कम उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है। बाकी ये टेस्ट कंटिन्यू रखने हैं या नहीं रखने हैं ज़रूर से बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।